बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट कुबला खान बाय एस.टी. कॉलरिज। एक्चुअली इसके दो टाइटल है, कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। सो ये इसकी टाइटल, इसके दो नाम कैसे पड़े ये आगे हम देखेंगे। इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो है अबाउट ऑथर, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1772 25 जुलाई 1834 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, फ़िलासफ़र और थियोलॉजियन थे। इसने अपने दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मतलब ये एक फाउंडर थे किस चीज़ के, रोमांटिक मूवमेंट के, जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। और सैमुअल टेलर कॉलरिज ये जो थे उनके लिस्ट में भी आते, जो लेक पोइट्स है उनकी लिस्ट में भी आते, इसका नाम लाता है। ही रोट the poems like the rhyme of the ancient mariner and कुबला खान, जो कि कुबला खान आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ फेमस पोएम्स थे, लेकिन इसका जो मेजर प्रोज वर्क है वो है बायोग्राफिया लिटरेरा, और ये फिज़िकली अनहेल्थी थे। इसकी अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों ये तब लिखी गई ये पोएम जब एस.टी. कॉलरिज अफ्यूम का यूज़ किया करते थे, जब वो अफ्यूम खाया करते थे तब ये एक बुक पढ़ रहे थे। मतलब जब ये अफ़ीम यूज़ कर रहे थे तब ये एक बुक पढ़ रहे थे, और उस बुक का नाम था परचेज़, जो था उसका राइटर था, और हिज फिलिग्रिमेज जो था उस बुक का नाम था। और उस बुक में एक लाइन थी, एंड ज़नाडो कुबला खान विद आर्बिट अ प्लेयर। यहाँ पे आते आते उसकी आंख लग गई और यहाँ पे सो गए थे। और उसके बाद इसने एक ड्रीम देखा। जब वो अपने ड्रीम से उठे तो उन्होंने सोचा कि वो 200 से लेके 300 तक लाइंस लिख देंगे जो उन्होंने ड्रीम में देखे। लेकिन उनसे कोई मिलने आ गया, मतलब लिखते लिखते उनसे कोई मिलने आ गया था, और वो अपने ड्रीम को जो है भूल गए और सिर्फ 54 लाइंस लिख दिए। तो इट मीन्स इस पोएम में हमारे पास जो है 54 लाइंस है। अब किंगडम ऑफ कुबला खान, कुबला खान कौन थे? कुबला खान, इसकी जो नरेशन है फर्स्ट पर्सन नरेटेड इन बोथ फास्ट एंड फ्यूचर टेंस। कुबला खान रेफरेंसेस कुबलई खान, ये ग्रैंड सन थे किसके? मंगोलियन एम्पायर, जो कि जिसका नाम था रूलर चंगेज़ खान। C1162 से लेके 1227 तक थे, एंड फाउंडर ऑफ द यान डेंसिटी इन चाइना। तो ये यान डेंसिटी इन चाइना, ये उसके जो थे फाउंडर थे। और ये जो इससे मिलने आया था वो कौन था? लॉर्ड बैरन। और राइटर जो थे मैंने बताया था परचेज़, बुक जो था परचेज़ हिज फिलिग्रिमेज, और इसमें मिथिकल सिटी जो ज़ेनाडो उसका ज़िक्र हुआ है। तो ये इसकी शॉर्ट हिस्टोरिकल स्टोरी थी, शॉर्ट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि कुबला खान, जिसको हम कुबलई खान कहते हैं, ये ग्रैंड सन थे किसके? मंगोलियन एम्पायर रूलर चंगेज़ खान के। और ये पोएम इसने तब लिखी थी जब ये अफ़ीम का यूज़ कर रहे थे। मतलब जब लिख रहे थे तो अचानक से जब अपनी नींद से उठे, जब ख्वाब में इसने ये देखा था, तो जब उठे तो इसने पोएम लिखना स्टार्ट किया। लेकिन इसे डिस्टर्ब करने कोई आया, इसका दोस्त था। तो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये पोएम इसने सोचा था कि मैं 300 से लेके 200 तक लाइंस लिखूंगा, लेकिन जस्ट 54 लाइंस लिख पाया था। अब इस पोएम के अगर की फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कुबला खान, मतलब ये इसका जो टाइटल है, और इसका जो दूसरा टाइटल पड़ता है वो है अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। और ये पोएम जो है सुपर नेचुरल पोएम है। सुपर नेचुरल पोएम मीन्स यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। कंप्लीट इन द ऑटम ऑफ 1797 एंड पब्लिश्ड इन 1816 में इसको पब्लिश कराया गया था। एंड वांटेड टू राइट, जैसे मैंने बताया था, 200 से लेके 300 तक लाइंस लिखना चाहता था, लेकिन जस्ट 54 लाइंस लिख पाया। एंड दोज लाइंस वर, वो लाइंस जो थे, जो पहला स्टेंजा है उसमें कितने लाइंस है हमारे पास? 11 लाइंस है। सेकंड स्टेंजा में 25 लाइंस है। थर्ड स्टेंजा में हमारे पास जो है 18 लाइंस है। तो इसके मतलब हमारे पास 3 स्टेंजाज है। कुबला खान इज़ नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन नरेटेड इन बोथ फास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब बढ़ते हैं अपने स्टेंजा की तरफ। जो फर्स्ट स्टेंजा है तो इसमें जो फर्स्ट 2 लाइंस है, इन ज़ेनाडो डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेयर डोम डिक्रे। ज़ेनाडो
जो कि कैपिटल सिटी थी कुबला खान की डेंसिटी का, वहाँ उसकी हुकूमत थी। उसने बहुत अलीशान प्लेयर हाउस बनाने का हुक्म दिया था। वेयर अल्फ द सेक्रेड रिवर रन, अल्फ जो है कॉलरेज ने ही ये टर्म बनाई है एक सेक्रेड रिवर के लिए, जिसको मुकद्दस दरिया उसने कहा है, जहाँ पे वो मुकद्दस दरिया बहता था। थ्रू कैवेंस मयरलेस टू मैन, कैवेंस का मतलब है गार, मयरलेस का मतलब है उनकी गहराई अभी तक नापी नहीं थी, उनकी डेप्थ ज़्यादा थी और वो बहुत ही नामय्यर की जाने वाली गारों के थ्रू होते हुए बहता था। डाउन टू अ सनलेस सी, उन गारों से होता हुआ समंदर की एहता गहराइयों में गिर जाता था। मतलब ये जहाँ पे सूरज की रोशनी मतलब वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था, जो सूरज की रोशनी थी उसका वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था। सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, 10 माइल्स पर मुहित ये ग्राउंड जो है फर्टाइल ज़रखेज़, मतलब 10 माइल्स पर मुहित किए जाने पर यहाँ इसने अपना प्लेयर हाउस बनाने का हुक्म दिया था। विद वॉल्स एंड टावर्स वर ग्रेडल्ड राउंड, जहाँ पे इर्द गिर्द वो सारी जो ज़मीन थी कवर किया हुआ था वॉल्स और टावर्स ने। मतलब वहाँ पे इतने बड़े टावर्स थे, इतने बड़े दीवारें थी उसकी कि वहाँ पे सूरज की जो रोशनी थी वो नहीं पहुँच सकती थी। तो ये सुपर नेचुरल, जैसे मैंने बताया था पोएम है, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है। अगले लाइन में क्या कहता है, एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनियस रेल्स, सिनियस का मतलब है जिग जैग और रेल्स का मतलब है स्ट्रीम मींस नदी, जहाँ पे उन गार्डन ब्राइट से जिग जैग जैसी नदियाँ बह रही थी या निकल रही थी। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, इंसेंस बेयरिंग ट्री का मतलब है खुशबूदार दरख्त, और वहाँ पे बहुत से खुशबूदार दरख्त भी लगे हुए थे। एंड हेयर वर फॉरेस्ट्स एंशियंट एज द हिल्स, और यहाँ के जो जंगलात थे उतने ही कदीम थे जितने के यहाँ कदीम थे। इन फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और इस लाइन का मतलब है, और ये जो फॉरेस्ट थे थिक फॉरेस्ट थे, मतलब थिक फॉरेस्ट जा रहे थे वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये थिक फॉरेस्ट थी और जो सूरज की रोशनी उसका नीचा आना थोड़ा मुश्किल होता था, मतलब जहाँ पे उसका महल बनने जा रहा था वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और सूरज की जो रोशनी था उसका पहुँचना बहुत मुश्किल था। एक तो जो उसके टावर्स थे वो बहुत बड़े थे, उसकी दीवारें और साथ में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो सूरज की रोशनी थी उसका पहुंचना वहाँ मुश्किल था। बट ओह दैट डीप रोमांटिक कैसियम विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल एथवर्ड अ कैरियन कवर, कैसियम का मतलब है काई, मतलब वो जो काई है नीचे को जा रही है और जो सरसब्ज पहाड़ है उस पर जिस पे सूरज की रोशनी पहुंच सकती है उस पहाड़ से होते हुए वो नीचे को आ रही है। अथवर्ड का मतलब है अक्रॉस, अ सेवेज प्लेस एज होली एंड इंचेंटेड, सेवेज का मतलब है हॉरेबल और मुकद्दस है जैसे उस पे कोई जादू किया हो। एज एवर बीनीथ अ वार्निंग मून was hunted by women wailing for her dormant lover, जो चाँद बिल्कुल गायब हुआ होता है, बिल्कुल एक लकीर सी नज़र आ रही होती है। मतलब ये जो सारी जगह है कुछ इस किस्म का मंज़र पेश करी जैसे एक तारीख रात होती है, उस रात जैसे कोई औरत ज़ोर व कतार ऊंची आवाज़ से, मतलब ऊंची से जो है वो रो रही है किसी की बेवफाई पे, कुछ ऐसा ही मंज़र यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब एक औरत है जो ज़ोर व कतार रो रही है, क्यों रो रही है, जैसे किसी की बेवफाई पे रो रही है। एंड फ्रॉम दिस कैथियम विद अ ceaseless terminal seething as if this earth in fast thick bands were breathing, और इस काई से पानी जो है जितनी रफ्तार से शोर मचाता हुआ
पानी एक दूसरे पे गिर रहा होता है, जिस तरह उसमें बबल्स बन रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है जिस तरह जो ज़मीन है वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। अगला लाइन जो है, अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड। इस लाइन का मतलब है और जो एक बहुत बड़ा फाउंटेन है जिसमें से मुसलसल पानी गिर रहा होता है। अ माइंड हुज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड ब्रस्ट ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल। वो पानी जो मुसलसल गिर रहा है उसके साथ जो पत्थर के कुछ टुकड़े पहले वो भी ज़मीन पर आके गिरते हैं मतलब जब गिरते हैं बाउंस होके गिरते हैं, जैसे बॉल नहीं होती उस तरह बाउंस होके गिरते हैं, एक जगह पे बाउंस होके दूसरी जगह गिरते हैं और ये बिल्कुल होलो की तरह मंज़र पेश करते हैं। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल। इस लाइन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चैफी ग्रेन का मतलब है जिसमें अनाज और उसका छिलका मिक्स हो, और एक मशीन होती है जिससे अनाज और उसके छिलके को अलग कर दिया जाता है। मतलब जब ये प्रोसेस होता है तो कभी कभार अनाज का जो दाना होता है वो भी छिलके के साथ गिर जाता है और वो बाउंस होके आगे निकल जाता है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर। फ्लंग का मतलब है फेंकना, और ये जो पत्थर के पानी के साथ गिर रहे हैं और ये जो सारा सीन हो रहा है इसके साथ बीच में अचानक से पानी के ज़्यादा जो क्वांटिटी है उस मुक़द्दस दरिया में आके गिरते हैं। 5 miles meandering विद अ मेजी मोशन। हवा का डायरेक्शन में जो पानी बह रहा होता है, हवा की जो डायरेक्शन है उसमें जो पानी बह रहा होता है, जितनी तेज़ हवा होती है उतना ही पानी तेज़ होता है और ये ज़िग-ज़ैग दरिया है गुज़र रहा होता है। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रन। और इस लाइन का मतलब है और ये जो मुक़द्दस दरिया है ये फॉरेस्ट और वैली में से ऐसे ही ज़िग-ज़ैग होते हुए गुज़र रहा है। एंड ये लाइन, दे रीच्ड द कैरन्स मेलस टू मैन। और ये उन गारों में पहुंच रहा है जिनको आज तक मैयर नहीं किया गया है। एंड संक इन टर्मलेट टू अ लाइफलेस ओशियन। संक का मतलब है डूबना, टर्मलेट का मतलब है शोर, और ये ऐसे ही शोर मचाता हुआ लाइफलेस ओशियन जैसे एक डेड सी होता है जो बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है। एंड मिड दिस टर्मलेट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। ये 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन पेपर में दिए भी जाते हैं। और इसी शोर के दरमियान में कुबला ख़ान ने सुना अपने आबा व अजदाद की आवाज़ें सुनी जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था किसका, वार के बारे में। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेयर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। ये जो साया है उसने जो प्लेयर हाउस बनाने का हुक्म दिया था उसका जो साया है ये जो समंदर के जो लहरें हैं उन पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पैलेस का। पैलेस मीन्स महल का। वेयर वाज हर्ड द मैंगल्ड मेयर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। ये जो प्लेयर हाउस उसने बनाया है ये ऐसी जगह पे बना हुआ है कि वहाँ पर जो ये फाउंटेन्स है मतलब पानी पे गिर रहा है और ये जो केव्स में से दरिया का पानी गुज़र रहा है ये सब अपना एक म्यूज़िक क्रिएट कर रही है। ये म्यूज़िक उस पैलेस में सुनाई देता है। इट वाज अ मेरिकल ऑफ रेयर डिवाइस। ये एक मेरिकल है आर्किटेक्चर का। अ सनी प्लेयर डोम विद केव्स ऑफ आइस, कि जो सूरज की रोशनी है वो पहुंचती है और ये जो पैलेस है ये वाइट मार्बल का बना हुआ है। ये वो ठंडा रहता है क्योंकि वो वाइट मार्बल से बना हुआ इसलिए ठंडा रहता है और वो बिल्कुल आइस की तरह लगता है। वाइट मार्बल से बना हुआ है तो इसलिए वो ठंडा है। और ये जो एसटी कॉलेज है वो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आइस की तरह लगता है। थर्ड स्टेंजा। अब थर्ड स्टेंजा में क्या होता है, अ डैमसेल विद अ डल्क हैमर।
इन अ विजन वंस आई सॉ। डेमसेल का मतलब है अनमैरिड गर्ल, और डेलखेमर ये जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब एक लड़की को डेलखेमर के साथ देखा जो रो रही थी या जो जा रही थी, मतलब जा रही थी। इट वाज एन अबेसिनियन मैड। अब वो कौन थी? अबेसिनियन का मतलब है ये एक अफ्रीकन जो ये अफ्रीकन का एक एरिया है, तो ये लड़की वहाँ से थी, मतलब अबेसिनियन मेड जो थी वहाँ से थी। अबेसिनियन जो ये एक अफ्रीकन एरिया है, तो ये वहाँ से थी। एंड ऑन हर डेलखेमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एब्रा, और वो माउंट एब्रा की सॉन्ग गा रही थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुड आई रिवीव विद इन मी, क्या वो म्यूज़िक याद कर सकूँगा। एंड हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, क्या वो म्यूज़िक याद कर सकूँगा, क्या मैं उसे कंपोज कर सकूँगा। टू सच अ डीप डिलाइट टी वुड विन मी, अगर मैं ऐसा कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। दैट विद म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग आई कुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, और ये जो म्यूज़िक होगा लाउडर लॉन्ग होगा जब मैं डेलखेमर से बजाऊंगा। डेलखेमर जैसे मैंने बताया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जब मैं उससे बजाऊंगा जो कुबला ख़ान ने मतलब कैर मार्बल का बनाया हुआ है, मतलब जो महल मार्बल का बनाया हुआ था फर्टाइल लैंड पे, मैं उसी तरह का डोम हवा में बनाऊंगा। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस, बिल्कुल वैसा ही सनी डोम होगा, बिल्कुल वैसा ही केव्स ऑफ आइस होगा। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, वो सब ये म्यूज़िक को सुन सकेंगे, और जो भी इसे सुनेगा सब उस डोम को देख सकेंगे हवा में। तो ये देखो फिर मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ कर रहा है। एंड ऑल शुड क्राई बी वेयर, और वो सब को आगाह करेंगे और सब उसको देख के रोएंगे। हिज फ्लैशिंग आइज़ हिज फ्लोटिंग हेयर, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी, उसके बाल भी हवाओं में लहरा रही थी, वो हवाओं में अपने बालों को हवा में लहरा रहे थी। वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, उसके इर्द गिर्द ड्रॉ कर दूंगा एक सर्कल 3 दफ़ा। एंड क्लोज़ योर आइज़ विद होली ड्राई, और खौफ के मारे अपनी आंखें जो है बंद कर दी। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, क्योंकि उसने जो है हनी ड्यू पी ली है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने हेवन मतलब हेवन से हनी और जो शहद है और जो दूध है वो पी ली है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ पोएम, इसकी ट्रांसलेशन थी। अब इसके थीम की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है प्लेयर एंड वायलेंस, पावर ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन, मेन्स इंटरेक्शन विद नेचर, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ड्रीम्स एंड रियलिटी, the impact of nature, time, art and culture, man and the natural world. So I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. I hope वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।